अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी इंडिया की इनकम जो है वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी, या आपकी फॉरेन इनकम जो है वो भी इंडिया में टैक्सेबल होगी, तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट डिसाइड करता है, वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी ए श्याम चौरसिया और आज हम लोग देखेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का क्या रूल है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। रेजिडेंट होता है तो फिर इसको हम लोग फर्दर चेक करते हैं कि या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, क्योंकि इसी पे हमारा टैक्सेशन डिपेंड करता है। पहले हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल के केस में कि आप रेजिडेंट हैं कि नॉन रेजिडेंट है। इसके लिए बेसिक कंडीशन एक होती है। बेसिक कंडीशन इंडिविजुअल के लिए होती है कि अगर आप इनमें से कोई भी एक कंडीशन, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर देते हैं तो आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, अदरवाइज आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। और अगर आप नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में यहाँ से आ गए हैं तो हम फर्दर टेस्ट कुछ नहीं करेंगे, यहीं से हम लोग आपका जो टैक्सेशन होना होगा खत्म हो जाएगा। अगर आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाए तब फिर हम सेकंड कंडीशन चेक करते हैं। तो हम लोग देखते हैं बेसिक रूल में पहली कंडीशन हमारी क्या है कि आपका स्टे इन इंडिया जो है 182 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। आप इंडिविजुअल हैं और 182 दिन या उससे ज्यादा आप इंडिया में अगर रुके हुए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, तो आपका जो स्टेटस होगा रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा। अगर आप इसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं और लिखा हुआ ये, फिर हम लोग जाते हैं दूसरी कंडीशन देखने। दूसरी कंडीशन देखते हैं कि आप इंडिया में 60 दिन या उससे ज्यादा रुके हुए हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में, एंड 365 दिन या उससे ज्यादा पीछे 4 सालों में। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तब भी हम रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे, अदरवाइज हम नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। लेकिन ये जो हम लोग ने बेसिक रूल देखा, इसके 3 एक्सेप्शन होते हैं। 3 एक्सेप्शन क्या होते हैं कि अगर आप इंडियन सिटीजन हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। आप इंडियन सिटीजन हैं और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो लोग होते हैं जो अनडिवाइडेड इंडिया में जिनके पिताजी का या ग्रैंड पेरेंट का जन्म हुआ था, वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन में, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह में। आप फिर हम लोग देखते हैं कि आप इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और आप इंडिया में विजिट करते हैं और आपकी इंडियन इनकम जो है 15 लाख रुपए से 15 लाख या उससे कम होती है, तो हम आपके केस में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जो हम एक्सेप्शन 3 है इसमें हम लोग दूसरी कंडीशन को इग्नोर करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पहली कंडीशन देखेंगे। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम रेजिडेंट होंगे, अदरवाइज हम नॉन रेजिडेंट हो जाएंगे। टोटल इनकम आपकी जो है इंडियन इनकम, वो है आपकी 15 लाख या उससे कम, तो आपका सिर्फ 182 दिन का रूल देखा जाएगा। अगर सेटिस्फाई होता है तो रेजिडेंट, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट है। फिर हम लोग देखते हैं कि आप विजिट इन इंडिया है और आपकी टोटल इनकम जो इंडियन इनकम होती है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है, तो आपकी जो कंडीशन होगी ना, फर्स्ट कंडीशन तो देखी जाएगी, सेकंड कंडीशन को भी हम देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ देखेंगे। वो ट्विस्ट क्या है कि ये 60 डेज का जो टाइम लिमिट हमने देखा था उसको हम लोग कर देंगे 120 डेज। 120 डेज या उससे ज्यादा अगर आपका स्टे है और 365 दिन पिछले पीछे 7 साल में है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम लोग रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाएंगे। फिर लिविंग इंडिया फॉर, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर जाते हैं तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखी जाएगी। अगर 182 दिन आप इंडिया में रुके हैं तो फिर रेजिडेंट होंगे, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट होंगे। या आप किसी शिप क्रू के जो है इंडियन मेंबर हैं, अगर आप शिप क्रू के आप स्टाफ हैं तो आप अगर जा रहे हैं तो आपके केस में भी 182 डेज वाली कंडीशन देखी जाएगी, दूसरी कंडीशन को हम लोग इग्नोर करेंगे। तो ये चीजें हम लोग ने बेसिक कंडीशन समझ ली। यहाँ से हमें निकल के आ जाएगा कि रेजिडेंट है आप कि नॉन रेजिडेंट है। रेजिडेंट होंगे तो फिर उसके लिए टैक्सेशन अलग लगेगा, नॉन रेजिडेंट होंगे तो अलग लगेगा। फिर हम लोग देखते हैं कुछ लोग होते हैं डीम्ड रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। डीम्ड रेजिडेंट कौन लोग होते हैं कि आप इंडियन सिटीजन हैं और आप जो है इंडिया से 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम अर्न करते हैं, इंडियन इनकम, इन अ फाइनेंशियल ईयर, और आप किसी ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पे टैक्स लाइबिलिटी नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एक सीए हूँ, मैं इंडिया में भी प्रैक्टिस करता था और फिर मैं मूव हो गया, शिफ्ट कर गया दुबई, यूएई। अब यूएई में जो है वो टैक्सेशन नहीं पड़ता है, आपके ऊपर इंडिविजुअल टैक्स नहीं पड़ता है। तो मेरी वहां की जो इनकम होती है, और मैं इंडियन सिटीजन हूँ और मेरी इंडिया में कुछ इनकम हुई है वो 15 लाख रुपए से ज्यादा हुई है, सपोज 20 लाख रुपए मेरी कुछ इनकम हुई इंडिया में, तो मैं जो हूँ, मेरी जो गवर्नमेंट होगी मुझे, क्योंकि मैं इंडियन सिटीजन हूँ और मैं मेरी 15 लाख रुपए से ज्यादा इनकम होती है, भले ही मेरी और यूएई में मेरी कोई इनकम पे टैक्स नहीं पड़ता है, तो मैं डीम्ड रेजिडेंट बाय डिफॉल्ट मान लिया जाऊंगा और आरओएनआर की कैटेगरी में आ जाऊंगा। आरओएनआर कौन होता है? नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब कुछ लोग होते हैं जो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑलवेज होते हैं,
इनमें से अगर आपने कुछ भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करी तो आप नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। वो कंडीशन क्या है कि पीछे 10 सालों में से अगर आप 9 साल जो है नॉन रेजिडेंट कहलाएं तो आप RNR ही रहेंगे, और अगर आप पीछे 7 सालों में आप 729 दिन या उससे कम इंडिया में रहे हैं तो आप RNR ही कहलाएंगे। फिर अभी हम लोग ऊपर कंडीशन पढ़ के आए जो डीम वाली की 15 लाख रुपए से आपकी ज़्यादा इनकम होती है और आपका स्टे जो है 120 दिन से लेकर के 181 दिन तक ही होता है उस फाइनेंशियल ईयर में, और पीछे 365 दिन से ज़्यादा रहता है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो अब तब भी आप RNR की कैटेगरी में फॉल करेंगे। फिर हम लोग ने देखा डीम्ड रेजिडेंट आर ऑलवेज RNR, जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया। तो हम लोग ने देख लिया RNR कौन होता है। अब ये तो हम लोग ने समझ लिया कि सर रेजिडेंट समझ लिया और नॉन रेजिडेंट समझ लिया, और रेजिडेंट का भी फिर ब्रेक बाइफर्केशन हमने देखा कि ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी। अब हम लोग देखते हैं इसका टैक्सेशन क्या होता है। अगर आप रेजिडेंट हैं और ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं तो आपकी ग्लोबल इनकम जो होगी वो टैक्सेबल होगी। कहीं से भी इनकम आ रही होगी, इंडिया की आ रही हो, इंडिया के बाहर आ रही हो, सारी इनकम आपकी जो होगी वो टैक्सेबल होगी। फिर हम देखते हैं अगर आप RONR की कैटेगरी में आते हैं, रेजिडेंट तो है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, तो आपकी जो इंडिया में इनकम रिसीव हो रही है या ड्यू हो रही है वो तो टैक्सेबल होगी होगी। और आपकी कोई जो इनकम हो रही है वो भले ही आउटसाइड इंडिया हो रही है लेकिन बिजनेस जो होता है वो कंट्रोल होता है इंडिया से, तो आपकी वो भी इनकम जो होगी टैक्सेबल होगी। इसके अलावा आपकी अगर अदर कोई फॉरेन इनकम है तो वो टैक्सेबल नहीं होती है। फिर हम लोग देखते हैं अगर आप नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है तो आपकी कोई भी इनकम जो है इंडिया में रिसीव होती है या एक्रू ड्यू होती है, तो फिर आपका जो है वो टैक्सेबल होगी। बाकी सारी इनकम जो होगी आपकी एग्जेम्प्ट होगी, इंडिया में वो टैक्सेबल नहीं होगी। सिंपल सा रूल हम लोगों ने समझ लिया ये। अब इंडिविजुअल के लिए हमारे लिए इंडिविजुअल का जो रूल है वो क्लियर हो गया। अब देखते हैं HUF के केस में क्या होता है। HUF के केस में अगर आपका जो कंट्रोल मैनेजमेंट है अगर इंडिया से होता है तो वो रेजिडेंट कहलाता है। अगर आपका पूरा कंट्रोल एंटायर पूरा कंट्रोल मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया होता है तो आप नॉन रेजिडेंट होते हैं। ये तो हो गई बेसिक कंडीशन जैसे हमने इंडिविजुअल के केस में देखी थी। फिर क्या ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी यहाँ पे भी होता है? यस, यहाँ पे भी होता है। इंडिविजुअल और HUF के केस में दोनों में ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का बाइफिकेशन होता है। फिर ऑर्डिनरी रेजिडेंट कौन सा होता है, HUF कौन सा होता है, हम कर्ता के बेसिस पे देखते हैं। जो प्रिंसिपल पर्सन होता है मैनेज करने के लिए, कर्ता, अगर वो ROR की कैटेगरी में आता है ऑर्डिनरी रेजिडेंट तब आएगा जब पीछे 10 सालों में किसी 2 साल में वो रेजिडेंट रहा हो, या पीछे 7 सालों में 730 दिन या उससे ज्यादा रेजिडेंट रहा हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो फिर वो कहलाएगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट। HUF जो होगा ऑर्डिनरी रेजिडेंट कहलाएगा, और उसके ऊपर भी टैक्सेशन जो पड़ेगा इसी तरीके से पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, RONR और NR की इसी कैटेगरी में पड़ेगा। ये तो हम लोग समझ लिया इंडिविजुअल एंड HUF के केस में। फिर उसके बाद देखते हैं कंपनीज के में क्या होता है। कंपनीज में होता है कि अगर आप जो भी जितनी सारी इंडियन कंपनी है वो तो बाय डिफॉल्ट रेजिडेंट ही होती हैं। फिर जो फॉरेन कंपनी होती हैं वो रेजिडेंट तभी कहलाती हैं जब उनका पोएम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट जो होता है, पोएम बोलते हैं, वो आपका जो है इंडिया में हो और आपका टर्नओवर जो हो वो 50 करोड़ से ज्यादा हो, तभी आप जो होंगे नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में, तभी आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज आप ऑलवेज नॉन रेजिडेंट होंगे। फॉरेन हम फर्म के केस में देखते हैं। फर्म के केस में भी अगर कंट्रोल मैनेजमेंट इंडिया में है तो आप रेजिडेंट है, अदरवाइज नॉन रेजिडेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।